नमस्कार दोस्तों। डेट 16 अगस्त है आज की। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। हिंदू का तो एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, गरीबी से संबंधित, लेकिन इसको भी बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे आसान भाषा में। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जैसे क्लाउड बर्स्ट, ज्योग्राफी का आर्टिकल है। एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे कच्चा तीवू आइलैंड, जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। एथिकल टर्म, पुरानी आर्टिकल्स की समरी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज्योग्राफी का है, क्लाउड बर्स्ट से संबंधित। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या मतलब होता है क्लाउड बर्स्ट का, यानी बादल का फटना। जब देखो किसी लोकलाइज्ड एरिया में एकदम से बहुत इंटेंस रेनफॉल हो जाता है, इंटेंस बारिश हो जाती है, तो वो है क्लाउड बर्स्ट। यस और नो? देखो इसका आंसर जो मैंने डेफिनेशन दी, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी एक, जैसे लोकलाइज्ड एरिया मतलब 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरिया, यानी कि 10 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया, ये है लोकलाइज्ड एरिया। कम से कम इतना तो लोकलाइज्ड एरिया होना चाहिए। और इस लोकलाइज्ड एरिया में बारिश कितनी? 10 सेंटीमीटर या फिर इससे ज़्यादा। जब 10 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में ना 10 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक की बारिश हो जाती है ना, तो यह कहलाता है क्लाउड बर्स्ट। अदरवाइज तो देखो, खास करके हिली रीजन्स में ना थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है और इसकी वजह से थोड़ा सा लैंडस्लाइड आ जाता है, तो एक चलन चल पड़ा है इसे क्लाउड बर्स्ट बोलना, यानी ये बोलना कि बादल फट गया है, इसी वजह से लैंडस्लाइड हुआ। अब देखो कई सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में कवर करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए कुछ रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल माउंटेनियस रीजन या फिर हिली रीजन, यहां पर ना बहुत बार एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल होता है। नीचे ग्राउंड के नज़दीक जो वार्म एयर होती है ना, हॉट एयर, वो एकदम से ऊपर उठ जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है, और ऊपर होती है ड्राई कूल एयर। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, जल्दी जल्दी में, शायद आपको नहीं समझ में आया। हिली रीजन्स में कई बार ना एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इनस्टेबल होता है। ग्राउंड के नज़दीक, लैंड के नज़दीक होती है वार्म एयर, यानी हॉट एयर, वो ना एकदम से ऊपर उठ जाती है। ये माउंटेन है, एकदम से ऊपर उठ गई, और ऊपर है ड्राई कूल एयर। तो दोनों एयर जब आपस में मिलेंगी ना, तब होता है प्रेसिपिटेशन, तब बारिश होती है। और वो एकदम से, क्योंकि वार्म एयर एकदम से ऊपर गई है और एकदम से वो ड्राई कूल एयर से मिली है, तो एकदम से प्रेसिपिटेशन हो जाती है, एकदम से बहुत तेज बारिश हो जाती है। टेक्निकल डेफिनेशन 10 किलोमीटर स्क्वायर में 10 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक बारिश। अब एक बात बताइए, जब क्लाउड बर्स्ट हो गया, यानी एकदम से ज्यादा बारिश हो गई, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यह निकलेगा फ्लैश फ्लड आ सकता है। फ्लैश फ्लड इसलिए आ सकता है क्योंकि एकदम से ज्यादा बारिश हुई है, एकदम से ज्यादा पानी आ गया है। अब उस पानी की निकासी भी तो होनी चाहिए ना। पानी ड्रेन कहां करेगा? पानी के ड्रेन करने के लिए जगह ही नहीं है। आपके पास मान लीजिए कोई शहर है, शिमला है, शिमला में ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा पानी जो एकदम से आ गया है उसे एकोमोडेट कर सके। पहाड़ों में भी रास्ते बने होते हैं पानी की निकासी के लिए, लेकिन एकदम से इतना ज्यादा बारिश आ गई तो उस पानी की निकासी के लिए वहां पे जो जगह है पहाड़ों में, जो नाली वगैरह है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में लैंडस्लाइड्स आ जाता है, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं और लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। अभी यही सब चीजें देखने को मिल रही हैं हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। मंडे की बात है, लैंडस्लाइड्स आए, भारी बारिश की वजह से 22 लोगों की डेथ हो गई। उत्तराखंड में भी काफी हैवी रेनफॉल आई। तो हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने बोला है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यानी बादल फटे हैं। तो इसीलिए ये पूरा जो आर्टिकल है आया है क्लाउड बर्स्ट के ऊपर। क्या हर समय भारी बारिश का आना, क्या वो क्लाउड बर्स्ट होता है? आंसर है नो, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की जो डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस की। अब थोड़ा अलग एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। देखो एवरेज के तौर पे हमारे देश में ना 116 सेंटीमीटर बारिश होती है। आप बोलोगे सर कहीं ज्यादा कहीं कम होती है। बिल्कुल सही बात। अब थार का जो डेजर्ट है उसे तो नहीं कंपेयर कर सकते। मेघालय में मानसिमराम जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन एवरेज की बात हम कर रहे हैं कि इंडिया में किसी प्लेस पर एवरेज एक साल में बारिश होती है 116 सेंटीमीटर। तो अब आप कंपेयर कीजिए, बादल का फटना मतलब
10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10 सेंटीमीटर या फिर उससे की अधिक की बारिश हो जाती है 1 घंटे के अंदर अंदर। यानी एवरेज टोटल जितनी बारिश होती है इंडिया में किसी प्लेस पर, उसका 10% बारिश का हो जाना 1 घंटे के अंदर अंदर, ये होता है क्लाउड बर्स्ट। समझ गए? अब आप एक और अंदाजा लगाइए। मुंबई में 2005 में ना भयंकर फ्लड आ गई थी। 26 जुलाई 2005 को 24 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो गई थी 94 सेंटीमीटर। लेकिन उस समय 24 घंटे के अंदर 94 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। और यहां पे क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन में हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर 10 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक की बारिश होना 10 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में। क्लाउड बर्स्ट देखो बहुत ज़्यादा अनकॉमन इवेंट्स नहीं है, खास करके जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया हिली एरियाज में और माउंटेनियस रीजन्स में एटमॉस्फेयर ज़्यादा इनस्टेबल रहता है, तो बादल फटने की घटनाएं वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि दूर दराज के रिमोट एरियाज में बादल फट गया लेकिन न्यूज़ में भी नहीं आया, ऐसा अक्सर होता रहता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बादल फटा भी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई लेकिन लैंडस्लाइड आ गया और बोलना स्टार्ट कर दिया कि बादल फट गया। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे जो लैंडस्लाइड्स आते हैं बारिश की वजह से वो बादल फटने की घटनाएं हैं। कई बार थोड़ी सी बारिश की वजह से भी लैंडस्लाइड आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बादल फटा है। बादल फटने की टेक्निकल डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है। एक क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा कि सर ये बताइए कि ये जो IMD वाले हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या ये बता नहीं सकते कि यहाँ पे बादल फट सकता है? इसका आंसर है नो। महेश ने IMD वालों से पूछा कि बता दीजिए सर कितनी बारिश होगी हमारे ज़िले में, रांची में। तो IMD वाले बोलेंगे अरे महेश भैया इतना तो हम बता देंगे बारिश होगी या नहीं होगी, इतना भी बता देंगे बारिश कैसी होगी, लाइट होगी, हैवी होगी या फिर वेरी हैवी होगी, लेकिन ये थोड़ी ना बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर बारिश होगी आपके ज़िले रांची में। समझ गए? तो ये है ना सिर्फ देखो IMD के साथ बल्कि दूसरी वेदर फोरकास्टिंग वाली जो एजेंसीज है ना उनके साथ भी ऐसा ही है। वो इतना बता सकते हैं कि किसी जिले में बारिश होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, लाइटर रेनफॉल होगा, हैवी हो गया या फिर वेरी हैवी होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई जा सकती IMD के द्वारा। और उससे भी ज़्यादा IMD वाले ना बिल्कुल लोकलाइज्ड एरिया में नहीं बता सकते ना। अब महेश पूछेगा सर रांची का छोड़िए, मेरा जो मोहल्ला है ना प्रेमनगर, वहां पे बता दीजिए कितनी बारिश होगी। तो IMD वाले बोलेंगे भैया प्रेमनगर जाओ, प्रेमनगर का हाल हम नहीं बता सकते आपको। मतलब लोकलाइज्ड एरिया का हाल नहीं बता सकते IMD वाले, बड़े एरिया का हाल बता सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हालचाल रहेगा। अगर बिल्कुल लोकलाइज्ड एरिया का हालचाल जानना है ना, महेश के प्रेमनगर का हाल जानना है, तो इसके लिए तो बहुत सारे वेदर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा, बहुत सारे डेंस वेदर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा और ज़बरदस्त कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी चाहिए, जो कि आज के समय में अवेलेबल नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं कई बार देखो अक्सर ऐसा ज़रूर होता है कि एक्सट्रीम रेनफॉल होनी हो ना, किसी जगह पे एक्सट्रीम रेनफॉल अगर होनी हो तो वेदर फोरकास्टिंग वाले 6 से 12 घंटे पहले बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो सकती है। फर्क समझ गए? मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एरिया में अगर रेनफॉल की फोरकास्टिंग करनी हो, वो तो वेदर फोरकास्टिंग वाले 4 से 5 दिनों पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे आने वाले 4 से 5 दिनों में बारिश हो सकती है। आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, आपके एरिया का भी पता लग जाएगा। लेकिन वेरी हाई एक्सट्रीम रेनफॉल वेदर फोरकास्टिंग वाले बताते हैं सिर्फ 6 से 12 घंटे एडवांस में या फिर इससे भी कम समय पहले। वैसे देखो राइटर बोलते हैं कि क्लाउड बस्टिंग की घटनाएं या फिर यूं कहें एक्सट्रीम रेनफॉल की जो घटनाएं हैं ना वो बढ़ रही हैं। बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में भी क्लाउड बस्टिंग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे ओवरऑल इंडिया में कितनी बारिश होती है, जैसे एवरेज की हमने अभी बात की कि एवरेज के तौर पे एक प्लेस में इंडिया में बारिश होती है एक साल में 116 सेंटीमीटर। ये आंकड़ा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बट ना जो वेटर प्लेस है ना वो और ज़्यादा वेट हो रहे हैं। मतलब जहाँ बारिश होती है वहाँ शॉर्ट स्पैन में कम समय में एकदम से बारिश हो जाती है, और जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे लगातार सूखा आ रहा है, ड्रोट आ रहा है। तो ये चीज़ ज़्यादा हो रही है जिससे नुकसान हो रहा है। ये चैलेंजेस हैं क्लाउड बस्टिंग के। एकदम से बारिश हो जाती है, फ्लैश फ्लड आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है।
लैंडस्लाइड मडस्लाइड आ जाता है, कम्युनिकेशन पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है, जान माल का नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, और फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। क्या किया जा सकता है? ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए, और ज़्यादा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये कैपेबिलिटी मजबूत की जाए, ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए ताकि वेदर फोरकास्टर ज़्यादा जल्दी बता सकें कि एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकती है। अर्बन प्लानिंग और लैंड यूज अच्छे से होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करें हम, पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहें, रिसर्च और इनोवेशन लेके आएँ वेदर फोरकास्टिंग में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्लाउड बर्स्ट से संबंधित, कच्चातीवू आइलैंड से संबंधित है, और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम कंटेक्स्ट की बात करें, आप लोकेशन देख लीजिए कच्चातीवू आइलैंड की। ऊपर हमारा देश है भारत और नीचे श्रीलंका है। पाक स्ट्रेट के पास ये आइलैंड है कच्चातीवू। कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में पार्लियामेंट में हुई डिबेट में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि आपने भारत माता को मारा है मणिपुर में। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी स्पीच में राहुल गांधी की स्पीच का जवाब दिया तो उन्होंने बोला, कच्चातीवू आपने दिया श्रीलंका को। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब कच्चातीवू जो आइलैंड है जो पहले भारत के पास था, आपने दे दिया श्रीलंका को। तो किसने भारत माता को मारा? क्या कच्चातीवू जो आइलैंड है वो भारत माता का अंग नहीं था? तो ये कंटेक्स्ट है। इवन देखो, कुछ दिनों पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जब भारत की यात्रा पर आए थे तो उस समय भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा था कि आप श्रीलंका के राष्ट्रपति से अपना ये कच्चातीवू आइलैंड वापस मांगिए। मतलब इस इश्यू पर खास करके तमिलनाडु में रह रहकर पॉलिटिक्स होती रहती है। हमारे लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा फोकस हमेशा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इस पर रहता है। तो शुरुआत करते हैं। कच्चातीवू आइलैंड बहुत छोटा आइलैंड है, सिर्फ 285 एकड़ का। लेंथ में है 1.6 किलोमीटर और चौड़ाई में है 300 मीटर। क्या इस पे लोग रहते हैं? नहीं, इस पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ इस पे एक कैथोलिक चर्च है। रामेश्वरम से 33 किलोमीटर की दूरी पर है, यह रामेश्वरम है और इससे 33 किलोमीटर की दूरी पर है। जाफना जो श्रीलंका के नॉर्दर्न टिप है, जाफना यहां से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीलंका का एक और इनहेबिटेड आइलैंड है डेल्फ्ट, और इस आइलैंड से दूरी है कच्चातीवू की 24 किलोमीटर, यानी बहुत ही नजदीक। यहां पर देखो, ये सिर्फ ये चर्च है जो तस्वीर आप देख रहे हो ना, सेंट एंथनी चर्च। इस चर्च में ना एक एनुअल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। ईसाई धर्म के जो प्रीस्ट हैं इंडिया से भी और श्रीलंका से भी जाते हैं इस चर्च में एनुअली फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और पिलग्रिम्स दोनों देशों से जाते हैं, श्रीलंका से भी और इंडिया से भी, इस क्रिश्चियनिटी से संबंधित फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। एक चीज आप पूछोगे कि सर यहां पे कोई रहता क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, यहां पे ड्रिंकिंग वाटर का कोई सोर्स नहीं है, तो लगातार जब बाहरी क्षेत्र से संपर्क नहीं होगा तो फिर यहां पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट चीज, ये आइलैंड देखो 14th सेंचुरी में यहां पे एक ज्वालामुखी फटा था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके बाद ये जो आइलैंड है वो बना। रिलेटिवली न्यू है ये आइलैंड। मेडिवल पीरियड में इसे कंट्रोल किया जाता था श्रीलंका के जाफना साम्राज्य के द्वारा, जाफना किंगडम के द्वारा। लेकिन 17वीं सेंचुरी में इस आइलैंड का कंट्रोल आ गया राजा रामनद के पास में। राजा रामनद के पास में जो जमींदारी के अधिकार थे ना, उसमें ये आइलैंड भी शामिल था। समझ गए? बाद में देखो, जब ब्रिटिश रूल आया, यानी ब्रिटिशर्स का राज हमारे देश में आया, तो ये आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया। लेकिन 1921 में, उस समय श्रीलंका और इंडिया दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज थे, दोनों ब्रिटिशर्स के अधीन थे, दोनों ने इस आइलैंड के ऊपर क्लेम किया ताकि फिशिंग बाउंड्रीज को डिटरमाइन किया जा सके। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस देश के पास में ये आइलैंड है ना, उस देश के फिशरमैन इस आइलैंड के आसपास के एरिया में मछली पकड़ सकते हैं। पहले ये आइलैंड इंडिया के पास था, तो इंडिया के मछुआरों को कोई रोकता नहीं था इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने के लिए। लेकिन 1974 में जैसे ही ये आइलैंड इंडिया ने श्रीलंका को दिया, उसके बाद
1976 में एक और एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया के जो मछुआरे हैं श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आ सकते मछली पकड़ने के लिए, तो इंडिया के मछुआरों का इस आइलैंड के नजदीक मछली पकड़ने से बैन लग गया। यह सबसे बड़ा इशू है। फिर से आप उसी टाइमलाइन पे आइए। 1921 में श्रीलंका इंडिया दोनों ने इस आइलैंड पे अपना क्लेम किया था। बाद में एक सर्वे करवाया गया कि कच्चातीवू जो है वो श्रीलंका में आता है, लेकिन सर्वे के रिजल्ट का विरोध किया गया इंडिया के ब्रिटिश डेलीगेशन ने और कहा कि देखो रामनद किंगडम के पास में ये आइलैंड था, तो इसलिए इंडिया के पास आना चाहिए। आज़ादी के बाद इस आइलैंड का कंट्रोल इंडिया के पास ही रहा। 1974 तक पूरा कंट्रोल इस आइलैंड का इंडिया के पास रहा। बट 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रयास स्टार्ट किए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसे वंस फॉर ऑल सेटल डाउन किया जा सके, हमेशा के लिए सेटल डाउन किया जा सके। तो सेटलमेंट को ध्यान में रखते हुए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया 1974 में। उस समय इंदिरा गांधी ने यह सोचा कि यहां पे कोई रहता तो है नहीं, वैसे भी सिर्फ एक चर्च तो है, बहुत छोटा आइलैंड है। अगर हमने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया तो श्रीलंका के साथ हमारे जो संबंध है वो मजबूत हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन देखो उस समय भी तमिलनाडु के जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने विरोध किया था कि ये आइलैंड हमें नहीं देना चाहिए श्रीलंका को। लेकिन इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु के लीडर्स की बात को नहीं माना। देखो यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है। 1974 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ ना, जिसके तहत ये आइलैंड हमने श्रीलंका को दे दिया, एग्रीमेंट में ना एक बात ये भी बोली गई कि भारत के जो मछुआरे हैं ना, उनको आगे भी अलाउ किया जाएगा कच्चातीवू आइलैंड को एक्सेस करने के लिए। मतलब वो कच्चातीवू आइलैंड को एक्सेस कर सकेंगे आगे भी। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है, एग्रीमेंट में ये तो बोल दिया गया कि भारतीय मछुआरों को अलाउ किया जाएगा इस आइलैंड को एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये नहीं क्लियर किया गया कि भारतीय मछुआरों को पहले की तरह इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने की आजादी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया गया। तो बाद में श्रीलंका ने इस चीज को इंटरप्रेट किया कि भारतीय मछुआरों को इजाजत है इस आइलैंड को एक्सेस करने की, मतलब वो यहां पे आके रेस्ट कर सकते हैं, मछली पकड़ने की जो जाल है उसे सुखा सकते हैं, और जो कैथोलिक चर्च है यहां पर उसको विजिट कर सकते हैं बिना वीजा के, लेकिन मछली नहीं पकड़ सकते। श्रीलंका ने यह इंटरप्रेट किया, आओ रेस्ट करो, अपने जाल को सुखाओ, लेकिन मछली मत पकड़ो इस एरिया के आसपास, इस आइलैंड के आसपास। इसके बाद क्या हुआ, 1976 में देखो उस समय इमरजेंसी लगी थी, तो दोनों देशों ने ना एक और एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट में यह डिसाइड हुआ कि दोनों देशों के जो मछुआरे हैं एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जाएंगे मछली पकड़ने के लिए। कच्चातीवू को लेके अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ गई। क्या भारतीय मछुआरे इस आइलैंड के आसपास जा सकते हैं, नहीं जा सकते। 1974 का यानी पिछला जो एग्रीमेंट था उसमें तो बोला गया था भारतीय मछुआरे इस आइलैंड को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मछली पकड़ने को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर उसके बाद तो देखो युद्ध स्टार्ट हो गया, श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गया। 1983 से लेके 2009 के बीच में श्रीलंका में सिविल वार चलता रहा, और सिविल वार के कारण श्रीलंका भूल सा गया इस आइलैंड को। भारतीय मछुआरे इस आइलैंड के आसपास जाते रहे मछली पकड़ने के लिए, ज्यादा विरोध नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका की जो नेवी थी वो ज्यादा ऑक्युपाइड थी। LTTE यानी तमिल माइनॉरिटीज के लिए अलग से देश की मांग करने वाले जो मिलिटेंट्स थे ना, इंसर्जेंट्स थे, उनको ठिकाने लगाने में ज्यादा ऑक्युपाइड थी श्रीलंका की नेवी। तो वो ध्यान ही नहीं दे रही थी कि भारतीय मछुआरे इस आइलैंड के आसपास आ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन देखो जैसे ही सिविल वार खत्म हुआ ना श्रीलंका में, उसके बाद श्रीलंका की नेवी फ्री हो गई, तो वो उन्होंने फिर ध्यान दिया कि कच्चातीवू पे तो भारतीय मछुआरे आते हैं, आसपास मछली पकड़ते हैं, वो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ओवर फिशिंग वो करते हैं, मतलब इतनी ज्यादा मछली पकड़ लेते हैं कि जो सस्टेनेबल नहीं है, मछलियां टोटली खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए। इस प्रकार से भारतीय मछुआरे मछली पकड़ते हैं, वो बल्कि श्रीलंकन बोट्स, श्रीलंकन नेट्स, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो श्रीलंका की नेवी ने ना 2009 के बाद भारतीय मछुआरों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनकी बोट्स को सीज करना स्टार्ट कर दिया, जब्त करना स्टार्ट कर दिया। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर की भी खबरें आई कि श्रीलंका की नेवी भारतीय मछुआरों को पकड़ रही है जो कच्चातीवू आइलैंड के पास जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको उनकी बोट नहीं लौटाई जाती है।
तो जब भी ऐसा कोई घटना होती है ना, इंसिडेंट होती है कि भारतीय मछुआरों की बोट को पकड़ लिया श्रीलंका की नेवी ने, उसी समय तमिलनाडु के लीडर से यह मांग उठती है कि भारत सरकार श्रीलंका से कच्चा तीवू आइलैंड वापस मांगे। क्यों दिया था हमने उनको कच्चा तीवू आइलैंड? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में यह इशू इतना ज्यादा बड़ा है कि 2008 में उस समय AIADMK की जो सुप्रीमो थी लेट जयललिता, इन्होंने ना कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी कि भारत सरकार ने जो कच्चा तीवू आइलैंड दिया है श्रीलंका को, बिना संविधान को अमेंड किए, बिना तमिलनाडु स्टेट असेंबली से कंसेंट लिए, ये गलत है, ये संविधान का उल्लंघन है। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो, ये आइलैंड कभी इंडिया का था ही नहीं, डिस्प्यूटेड आइलैंड था, तो संविधान को अमेंड करने का सवाल ही नहीं उठता। संविधान को अमेंड करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई, हम इंडिया का पार्ट किसी दूसरे को देते। हमने जो कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दिया है, ये कभी हमारा पार्ट था ही नहीं, ये डिस्प्यूटेड था, ऐसा भारत सरकार ने कोर्ट में बोला। इवन भारत सरकार ने यह भी बोला कि देखो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ये आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया है और अब वापस लाना पॉसिबल नहीं है। वापस लाना देखो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स तो होती रहेगी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इस इशू पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट्स हासिल किए जा सकें। इसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो गरीबी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम ना गरीबी से संबंधित कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज के आर्टिकल की तरफ आएंगे। सबसे पहले आप पुअर्टी की डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन देखो काफी ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी अगर पुअर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछती है तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। वहां पे डेफिनेशन आप बनाने लगोगे, काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए डेफिनेशन जरूरी चीजों की आप पहले से याद करके जाइए। पुअर्टी की डेफिनेशन स्कूलों में हम पढ़ते थे। पुअर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन लाइफ जीने के लिए अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। एसेंस वही है। इस प्रकार की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पुअर्टी एक ऐसी स्टेट है या फिर कंडीशन है जिसमें पर्सन के पास या फिर इंडिविजुअल के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते या फिर इतनी चीजें नहीं होती कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ लाइफ जी सके। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जो ये टर्म है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये हर एक सोसाइटी के लिए अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है इंडिया में ये कहा जाए कि अगर कोई पर्सन एक दिन में 50 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं है। चाइना में ये आंकड़ा अलग हो सकता है, यूएसए में अलग हो सकता है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अलग अलग होगा अलग अलग सोसाइटी में। इसीलिए डेफिनेशन के साथ आप ये भी ऐड कर दीजिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग दैट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अलग अलग एक्सेप्टेड होगा। तो इसलिए ये लाइन लास्ट की आप जरूर ऐड कीजिए। कंप्लीट डेफिनेशन हमारी हो जाएगी पुअर्टी की। पुअर्टी देखो अब दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट पुअर्टी और रिलेटिव पुअर्टी। एब्सोल्यूट पुअर्टी का क्या मतलब है? आप एक बात बताइए, लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं होती हैं सबसे पहले फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सेंट्रल मतलब रहने के लिए घर, न्यूट्रिशन। ये सब जो चीजें होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक जरूरतें होती हैं। सीधा सीधा अगर मैं आपको एब्सोल्यूट पुअर्टी की डेफिनेशन बताऊं, किसी पर्सन की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी लाइफ की बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। तो सरकार क्या करती है, इन बेसिक जरूरतों को देखते हुए, यानी फूड, हाउसिंग, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सबको देखते हुए एक लाइन ड्रा कर देती है। मान लीजिए 1000 रुपए। सरकार ने ये लाइन कैसे डिसाइड की? सरकार ने ये लाइन ऐसे डिसाइड की कि अगर किसी की इनकम 1000 रुपए से ऊपर है तो वो अपनी सारी बेसिक जरूरतें, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग, फूड, शेल्टर, इन सबको पूरा कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन 1000 रुपए से कम कमाता है एक महीने में तो वो अपनी इन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसका मतलब वो गरीब है। तो ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पुअर्टी की। सरकार ने एक लाइन ड्रा कर दी, इतनी इनकम होनी चाहिए बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर इस इनकम से नीचे कोई आता है तो वो गरीब है, अगर इस इनकम से ऊपर कोई आता है तो वो गरीब नहीं है। तो ये कंसेप्ट हुआ एब्सोल्यूट पुअर्टी का। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव पुअर्टी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। मान लीजिए यूएसए में 5 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5। पहले पर्सन की एक महीने की इनकम है $10,000, दूसरे पर्सन की महीने की इनकम है $9,000, तीसरे की इनकम है महीने की $12,000,
और चौथे की है $15,000, लेकिन पांचवें की है $2,000। आपने एक चीज यहां पे नोटिस की होगी, पांचवें पर्सन की जो इनकम है बाकी 4 पर्सन की इनकम के अपेक्षाकृत काफी कम है, $2,000 पर मंथ। वैसे देखो $2,000 में सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, मतलब लाइफ जीने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है $2,000 में वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में ये 5 पर्सन्स रहते हैं उस सोसाइटी का जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसके लिए एक महीने में इनकम कम से कम $5,000 होनी चाहिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में ये 5 पर्सन्स रहते हैं उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से एसी होना जरूरी है, घर में कार होना जरूरी है, लैपटॉप होना जरूरी है, मतलब ये सब चीजें होना इस सोसाइटी का मिनिमम स्टैंडर्ड है। अब पांचवा पर्सन $2,000 जिसकी इनकम है वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कार नहीं कर सकता, वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो बेसिक लाइफ की बुनियादी चीजें हैं जैसे शेल्टर, क्लोथिंग, फूड, इन सबको अफोर्ड कर पाता है पांचवा पर्सन। तो इसका मतलब ये पांचवा पर्सन रिलेटिव पुअर है। वैसे वो पर्सन एब्सोल्यूट गरीब नहीं है, एब्सोल्यूट गरीब तो तब होता ना जब लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन पांचवा जो पर्सन है बेसिक आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है, लेकिन बाकी समाज से अगर हम कंपेयर करें, बाकी 4 पर्सन से हम कंपेयर करें, समाज के मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से हम कंपेयर करें तो वो पर्सन गरीब है, रिलेटिवली गरीब है। तो ये पुवर्टी है रिलेटिव पुवर्टी। समझ गए आप कंसेप्ट क्या है एब्सोल्यूट पुवर्टी का और रिलेटिव पुवर्टी का। रिलेटिव पुवर्टी देखो काइंड ऑफ यूनिवर्सल है, हर एक देश में है रिलेटिव पुवर्टी। अब मान लीजिए एक सोसाइटी में 10 लोग हैं, बाकी 9 की एक साल में इनकम $1 करोड़ के आसपास है और 10वें पर्सन की एनुअल इनकम एक साल में $1 लाख के आसपास है। अब देखो $1 लाख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी 9 पर्सन के अपेक्षा कर तो उसकी इनकम काफी कम है ना। तो $1 लाख एक साल की इनकम होने के बावजूद वो रिलेटिव पुअर है। इसलिए रिलेटिव पुअर्टी यूनिवर्सल है, हर एक देश में एग्जिस्ट करती है, और जो एब्सोल्यूट पुअर्टी है वो किसी देश में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रिलेटिव पुअर्टी देखो इनइक्वालिटीज की वजह से होती है, असमानताओं की वजह से। कोई जरूरी नहीं कि जिसकी इनकम कम है वो गरीब है, बस ये है कि उसकी इनकम बाकी लोगों की अपेक्षाकृत कम है, यानी इनइक्वालिटीज हैं इनकम में, असमानताएं हैं इनकम में। तो इसी वजह से रिलेटिव पुवर्टी को इरेडिकेट करना यानी खत्म करना मुश्किल होता है, जबकि एब्सोल्यूट पुवर्टी को अपेक्षाकृत खत्म करना आसान होता है। अब हम डिस्कस करते हैं गरीबी रेखा के कैलकुलेशन के बारे में। सबसे पहला देखो प्रयास गरीबी रेखा के कैलकुलेशन से संबंधित किया गया था आजादी से पहले 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1867-68 प्राइस को बेसलाइन माना दादा भाई नौरोजी ने, और काफ़ी सारे आइटम्स को कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल आटा, दाल, मटन, वेजिटेबल, घी, वेजिटेबल ऑयल, साल्ट, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है बेसिक जीवन को निर्वाह करने के लिए। तो इन सब आइटम्स को कंसिडर करते हुए 1867 और 68 के प्राइस को बेस मान के दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया था। उसके बाद देखो दूसरा प्रयास हुआ 1938 में। उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक कमेटी गठित की थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के। इस कमेटी के द्वारा कहा गया था पर मंथ इनकम 15 से 25 रुपए के बीच गरीबी रेखा होनी चाहिए। आपको देखो ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्ट्री में किस किस के द्वारा गरीबी रेखा को डिफाइन किया गया। आजादी के बाद जो एफर्ट्स लगाए गए वो इंपॉर्टेंट हैं। आजादी के बाद गरीबी रेखा को डिफाइन करने का पहला प्रयास किया गया 1962 में। प्लानिंग कमीशन का वर्किंग ग्रुप था। प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने 1962 में कहा 1960-61 के प्राइसेस के हिसाब से अगर एक घर में 5 पर्सन्स हैं और उस घर की इनकम 100 रुपए से कम है तो वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है, वो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है। और अर्बन एरिया में रहने वाली फैमिली के लिए आंकड़ा था 125 रुपए। यानी प्लानिंग कमीशन के इस वर्किंग ग्रुप के अनुसार अर्बन एरिया में कोई फैमिली रहती है
और उस फैमिली में 5 पर्सन्स है और फैमिली की एक महीने की इनकम 125 रुपए से कम है, तो वो फैमिली बीपीएल फैमिली में आता है। प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप के द्वारा हेल्थ और एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं किया गया था इस पॉवर्टी लाइन में, क्योंकि उस समय एज्यूम किया गया था प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप के द्वारा हेल्थ और एजुकेशन तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी फैमिलीज को मुफ्त में, इसलिए सिटीजन्स को कुछ एक्सपेंडिचर करना ही नहीं होगा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। इसके बाद 1979 में आई वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी के द्वारा कहा गया, अगर देखो रूरल एरिया में कोई पर्सन 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है एक दिन में, तो इसका मतलब वो गरीब है। उसी प्रकार से अर्बन एरिया में अगर कोई पर्सन एक दिन में 2100 कैलोरी नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक दिन में 2100 कैलोरी कंज्यूम कर सके, तो वो गरीब है। समझ गए? अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी और रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए 2400 कैलोरी। ये लाइन डिफाइन की गई थी वाई के अलग के द्वारा 1979 में। इसके बाद 2005 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक कमेटी गठित की गई सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में। इस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई 2011 में। इस कमेटी ने क्या अलग क्राइटेरिया अपनाया? इस कमेटी ने कहा कि देखो कैलोरी वगैरह से गरीबी रेखा का पता लगा पाना मुश्किल है, तो इस कमेटी ने बेसिक जरूरतों को शामिल किया गरीबी रेखा का पता लगाने में। बेसिक जरूरतें जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा न्यूट्रिशन, कितना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना चाहिए एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कहा, अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में एक दिन में 27 रुपए से कम कमाता है तो वो गरीब है, और अगर कोई पर्सन अर्बन एरिया में एक दिन में 33 रुपए से कम कमाता है तो वो गरीब है। यहां पर आप तस्वीर देख सकते हो। अगर हम सचिन तेंदुलकर नहीं है, सुरेश तेंदुलकर, अगर हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हमें पता लगता है कि गरीबी कम हो जाती है। इस फॉर्मूले के अनुसार रूरल एरियाज में 33.6 करोड़ लोग गरीब थे 2004 में, लेकिन तेंदुलकर कमेटी की फॉर्मूले के अनुसार 2011 में गरीबों की संख्या हो जाती है, कम रह जाते हैं गरीब रूरल एरियाज में 21.6 करोड़। यहां पे परसेंटेज की बात की गई है। ओवरऑल हम देखें, अगर तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले के हिसाब से 37.2% लोग अगर गरीब थे 2004 में, तो परसेंटेज कम हो जाती है 2011 में, परसेंटेज रह जाती है सिर्फ 21.9। इसके बाद 2012 में प्लानिंग कमीशन ने एक और एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जिसका नाम था सी रंगाराजन कमेटी। इस कमेटी ने कहा, अगर कोई पर्सन एक दिन में रूरल एरिया में अगर वो पर्सन रहता है एक दिन में 32 रुपए से कम कमाता है तो वो गरीब है, और अगर अर्बन एरिया में रहता है वो 47 रुपए से कम कमाता है तो वो गरीब है। अगर हम कंपेयर करें तेंदुलकर कमेटी को और रंगाराजन कमेटी को, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से अगर कोई पर्सन गांव में रहता है और एक महीने में 816 रुपए से कम कमाता है तो वो गरीब है, लेकिन रंगाराजन कमेटी ने कहा गांव में रहने वाला पर्सन एक महीने में 972 रुपए से कम कमाता है तो गरीब है। शहरों के लिए आंकड़ा तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से था 1000 और रंगाराजन कमेटी के हिसाब से था 1407। अब देखो साफ तौर पे आप डिफरेंस दे सकते हो। रंगाराजन कमेटी ने थोड़ा बढ़ाया आंकड़ा, ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया, इसलिए गरीबों की संख्या जो है वो भी बढ़ गई, यानी और ज्यादा लोग आ गए गरीबी रेखा के नीचे। तो ये पास्ट की कुछ कमेटीज के बारे में हमने डिस्कस किया, तेंदुलकर कमेटी, सी रंगाराजन कमेटी। इवन जो ये आर्टिकल लिखा गया है वो सी रंगाराजन कमेटी के द्वारा ही लिखा गया है। देखो पास्ट में ना पॉवर्टी का पता कैसा लगाते थे, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कोई अगर रूरल एरिया में व्यक्ति एक दिन में मान लीजिए 30 रुपये खर्च करता है या फिर इससे अधिक खर्च करता है तो वो पुअर नहीं है। मतलब 30 रुपये पे ध्यान मत दीजिए, तरीके पे ध्यान दीजिए कि इतना रुपए कोई खर्च करेगा रूरल एरिया में एक व्यक्ति तो वो पुअर नहीं है, इससे कम करेगा तो वो पुअर है। ये एक्सपेंडिचर बेस्ड तरीका है पॉवर्टी का पता लगाने का। एक कंजम्पशन बेस्ड तरीका होता है कि कोई पर्सन रूरल एरिया में मान लीजिए 2400 कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम करेगा तो वो पुअर नहीं है, अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरी कंज्यूम करेगा तो वो पुअर नहीं है। ये कंजम्पशन बेस्ड क्राइटेरिया है। लेकिन
नीति आयोग के द्वारा ये जो इंडेक्स पब्लिश किया गया ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये जो बल्कि स्लाइड पे आप तस्वीर देख रहे हो, ये तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है, और नीति आयोग के द्वारा भी एक हमारे देश के लिए सिमिलर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। फर्क ये है, जो ग्लोबल वाला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, इसमें टोटल 10 पैरामीटर्स हैं 3 कैटेगरीज में, और जो हमारा देसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें 12 पैरामीटर्स हैं 3 कैटेगरीज में। अब ध्यान से देखिएगा, ग्लोबल वाले पे फोकस करिए। 3 कैटेगरीज में 10 पैरामीटर, हेल्थ में 2 पैरामीटर, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, दोनों को 1/6 वेटेज, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल ऑफ अटेंडेंस, दोनों को 1/6 वेटेज, लिविंग स्टैंडर्ड में 6 पैरामीटर्स हैं, हर एक को 1/18 वेटेज। अब इन इंडेक्सेस का ये कहना है भारत में गरीबी कम हुई है। नीति आयोग वाला इंडेक्स कहता है 2015-16 में गरीबी 25% थी, 2019-21 में घट के 15% आ गई है। अराउंड 135 मिलियन जो लोग हैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल वाला है, इनका भी यही कहना है, 2015-16 में 27.5% थी पॉवर्टी, 2019-21 में घट के 16.2% आ गई है। राइटर ना अब बुराई करते हैं इस प्रकार के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। समझ गए? पहले वाले इंडेक्स किस पे फोकस्ड करते थे? एक्सपेंडिचर पे, कि एक व्यक्ति कितना खर्चा करता है या फिर कितना कंज्यूम करता है, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करता है। लेकिन ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, ये अलग अलग पैरामीटर्स पे फोकस करता है। तो इसका क्रिटिसिज्म करते हुए राइटर कहते हैं सबसे पहले तो ना मेजरेबिलिटी चैलेंज है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में ये तो काउंट कर लेगा एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है, ये भी काउंट कर लेगा कि अटेंडेंस कितनी है। क्या ये काउंट कर सकता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी पढ़ाई जा रही है, क्या हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? नहीं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये नहीं मेजर कर सकता, तो मेजरेबिलिटी चैलेंज है। दूसरा, एग्रीगेशन इशू। अब देखो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, हर एक पैरामीटर से संबंधित डेटा इकट्ठा कर भी लिया तो सबको कंबाइन करके एक स्कोर देना कितना डिफिकल्ट काम है। ये तो वही बात हो गई कि किसी स्टूडेंट के मैथ में कितने ग्रेड आए, साइंस में कितने ग्रेड आए और हिस्ट्री में कितने ग्रेड आए, तीनों को मिला के आप एक ही ग्रेड दे रहे हो। देखो ये स्कूल वाले बच्चों के लिए सही हो सकता है, लेकिन आप ये देखो ना, मैथ, साइंस, हिस्ट्री सबको इक्वल वेटेज देना क्यों जरूरी है? समझ गए? आपको लगेगा सर ये तो कॉमन है, स्कूलों में तो हम कंबाइन करके ग्रेड देते ही हैं। देखो स्कूलों में कॉमन है, लेकिन यहां पे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, सबको कितनी वेटेज दी जाए ये कौन डिसाइड कर रहा है? क्यों डिसाइड किया जा रहा है कि न्यूट्रिशन को 1/6 वेटेज मिलेगी? सबको एग्रीगेट करना और सिंगल स्कोर देना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है डेटा अवेलेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखो 10 पैरामीटर हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी से संबंधित डेटा हो सकता है लेटेस्ट हो, लेकिन कुकिंग फ्यूल से संबंधित डेटा हो सकता है 3 साल पुराना हो। तो फिर ये गलत है ना, किसी पैरामीटर में डेटा लेटेस्ट हो सकता है, किसी पैरामीटर में डेटा पुराना हो सकता है, तो पता कैसे लगेगा कि जनता वहां पे वेलबींग उनकी हुई है? नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन डिफिकल्टी। अब देखो मान लीजिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में स्कोर हमारा इंप्रूव हो गया, पहले 0.25 था अब 0.20 हो गया, तो कुछ पता नहीं लग रहा है ना कि इतना 0.05 का जो ये इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या फिर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है? इंटरप्रिटेशन का चैलेंज है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। किसी को बताना इस इंडेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इवन देखो इंटरनेशनल सहमति नहीं है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर। बहुत से जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं क्वेश्चन उठाते हैं कि इससे गरीबी का नहीं पता लगता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा रहे हैं लेकिन पैसों का इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं, मतलब कोई उनकी सहायता कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। वहां पे पॉवर्टी है बट फिर भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इवन देखो कई सारे कल्चर ऐसे हो सकते हैं जहां पे ना रिसोर्सिस शेयर्ड हैं, बट ये इंडेक्स जो फोकस करता है वो इंडिविजुअल डेप्रीविएशन पे फोकस करता है। मतलब एक इंडिविजुअल फैमिली अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दिलवा रही है, पानी है कि नहीं है। अब हो सकता है कि कई सारे कल्चर ऐसे हो जहां पे वो मिल के साफ पानी को एक्सेस करें। घर में कोई अच्छे पानी का सोर्स नहीं है लेकिन गांव में है, वो मिल के उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो इंडेक्स के हिसाब से तो वो गरीब कहलाएगा।
तो ये सारे क्रिटिसिज्म राइटर्स के द्वारा किए जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के। इसके बाद आज की एथिकल डेफिनेशन या फिर एथिकल टर्म है टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब एक ऐसी वैल्यू है जिसमें कोई पर्सन सेल्फ कंट्रोल कर सकता है, मतलब मॉडरेशन ला सकता है अपने बिहेवियर में। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जैसे आपने ना बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी रोड रेस की, थोड़ी सी कार टच हो गई, बाइक टच हो गई या फिर ना भी टच हुई तो सड़क पे लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन किसी के पास ये टेम्परेंस एथिकल क्वालिटी है ना, वैल्यू है, तो वो एकदम से ना इंपल्सिव बिहेवियर नहीं शो करेगा, मतलब एकदम से उत्तेजित नहीं होगा। ब्यूरोक्रेट्स के पास में ना ऐसी वैल्यू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ना जैसे भीड़ का सामना जब करना होता है, राइट्स जैसी सिचुएशन होती है, तो सोच समझ के काम करना होता है ब्यूरोक्रेट को कि कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए। इंपल्सिव बिहेवियर नहीं शो कर सकता ब्यूरोक्रेट, ठंडे दिमाग से उसे सोचना होता है, अपने को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना होता है। अगर उसका मन भी करे कि नहीं लाठीचार्ज करना जरूरी है, तो भी उसे सब कुछ एनालाइज करना होता है कि लाठीचार्ज करने से क्या हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, क्या भी वेट करने की आवश्यकता है, तो सब कुछ उसे देख कर डिसीजन लेना होता है। तो टेम्परेंस होना जरूरी है सिविल सर्वेंट्स के पास में। आप बताइए क्या आपके पास टेम्परेंस है? आप एक सिचुएशन बताइए कब आपने टेम्परेंस को शो किया अपनी पर्सनल लाइफ में, कब आपने अपने बिहेवियर को मॉडरेट किया, इंपल्सिव बिहेवियर नहीं शो किया। इसके बाद हम समरी देख लेते हैं 14 अगस्त को जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, जल्दी से उनकी समरी देख लेते हैं ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए वो आर्टिकल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से संबंधित आर्टिकल था। देखो पिछले लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे ना 2019 में, इलेक्शन कमीशन के बायस्ड होने के आरोप लगे थे कि जानबूझ के शेड्यूल को डिले किया गया रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सिलेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया। तो मांग उठने लगी कि इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है ना वो सरकार ना करे, क्योंकि सरकार उनको चुनती है तो संभावना बनी रहती है कि इलेक्शन कमिश्नर सरकार का साथ देंगे। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाएगा 3 लोगों के एक पैनल के द्वारा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए सरकार एक बिल लेके आई जिसमें बोला गया कि पैनल तो सिलेक्ट करेगा कि इलेक्शन कमिश्नर कौन चुना जाएगा, लेकिन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, पैनल में एक यूनियन मिनिस्टर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बजाय, जिसको नॉमिनेट किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। तो अपोजिशन कह रहे हैं कि ये जो बिल सरकार लेके आई है ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नलीफाई करती है। एक बार फिर से इलेक्शन कमिश्नर सरकार की मर्जी से ही चुने जाएंगे, क्योंकि सिलेक्ट पैनल में 2 लोग तो सरकार के ही हैं। इसके अलावा बिल में यह भी प्रोविजन था सर्च कमेटी गठित की जाएगी। सर्च कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा 2 और सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे, वो 5 नाम सुझाएगी सिलेक्ट कमेटी को, लेकिन सिलेक्ट कमेटी 5 नाम के अलावा भी कोई नाम चूज कर सकती है। तो ये भी हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस किया। फिर फायदा क्या हुआ? फिर एक आर्ग्यूमेंट ये डिस्कस किया था कि अच्छी चीज़ ये है इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्वालिफिकेशन को निर्धारित कर दिया गया है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर उससे ऊपर के अधिकारी ही बन सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर। एक अच्छी चीज़ ये भी की गई, पहले ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो तरीका था वो तो सेम वही था जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, लेकिन दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने का तरीका वैसा नहीं था। तो इसमें पैरिटी लेकर आई गई है बिल में। अब इवन इलेक्शन कमिश्नर को भी ठीक वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को। समझ गए? तो ये सारी चीजें। फिर यूरिया गोल्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया की कोटिंग सल्फर के साथ। यूरिया की कोटिंग सल्फर के साथ फायदा क्या होता है? यूरिया यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ज्यादा यूरिया ज्यादा नाइट्रोजन पहुंचता है किस तक? सोइल तक। कम इस्तेमाल करेंगे किसान यूरिया, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन सोइल तक पहुंच रहा है तो उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैसा बच जाएगा, ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहेगी। राइटर ने सजेस्ट किया इसी प्रकार से दूसरे जो फर्टिलाइजर वाले प्रोडक्ट है ना, जैसे डीएपी है, यूरिया है, उनकी दूसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ में कोटिंग होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया था, यूरिया के साथ जिंक प्रोकोट की होनी चाहिए। ये एक तेल की तरह होता है, यूरिया में आसानी से मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ढंग से और ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। अदरवाइज तो जिंक सल्फेट को जब हम मिलाते हैं ना यूरिया के साथ तो अच्छे से मिलता नहीं है। फिर एक सजेशन डिस्कस किया था कि फैक्ट्री लेवल पे ही ये मिक्सिंग होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो फर्टिलाइजर कंपनीज है ना उनको इनफ इंसेंटिव दिया जाए
ताकि वो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ट्राई करें, इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। फिर एक आर्टिकल डिस्कस किया था जजेस के वैकेशन से संबंधित। जजेस बहुत छुट्टियां मारते हैं हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट 1 साल में काम करती है 193 डेज के लिए, हाई कोर्ट 210 दिनों के लिए, ट्रायल कोर्ट 245 दिनों के लिए। लेकिन देखो छुट्टियों के दौरान केस बढ़ते जाते हैं, पेंडिंग नए केसेस एड्रेस नहीं हो पाते और पुराने केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जाती है। लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशरी में कम हो जाता है और लोग जस्टिस एक्सेस नहीं कर पाते, तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी कमेटीज की रिपोर्ट ने यह कहा है कि सारे एकदम से छुट्टी में ना जाएं, घूम घूम के छुट्टी पर जाएं। दो जज अभी चले गए, 2 बाद में, इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। मलिमत कमेटी की रिपोर्ट ने यह कहा था सुप्रीम कोर्ट को 1 साल में 206 दिनों के लिए काम करना चाहिए, हाई कोर्ट को 231 दिनों के लिए। इवन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा ने भी यही कहा था कि एक समय में सारे जज छुट्टी पर ना जाएं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।